हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखो, एसएसटी की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि इसमें आपके टोटल चार चार सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ये जिनकी जितनी भी चैप्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी है। खास करके अगर हम हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स का बात करें तो इनके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जिसको पढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखो, अभी मैं आपको एक ही चीज़ सजेशन दूंगा। देखो, जितने चैप्टर्स को आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अगर आप अभी इन चैप्टर्स का रिवीजन भी करने जाते हो ना, तो एक तो आपका सही से रिवीजन भी पूरा नहीं हो पाएगा, वहाँ पे एक समय चला जाएगा। फिर आप रैपिड रिवीजन भी नहीं कर पाओगे कि हम बहुत जल्दी से सारे चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म कर दिए। मतलब समझ लो, चारों किताबों को मिला के टोटल 21 चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा, इंग्लिश का चैप्टर है, छोटा सा स्टोरी हमने समझ लिया। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। देखो, जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड रहते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले, मतलब लॉन्ग वाले, ठीक है, उनकी तैयारी करके जाओ। जो कि अभी मैं आप लोग करवा रहा हूँ हिस्ट्री से, अगले वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी का भी करवा दूंगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की। और दूसरा काम आपको ये करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करके जाना है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, 2 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आएगा और एक क्वेश्चन बाकी दोनों फिर सब्जेक्ट से आएंगे। इसी तरह से आपका जो 3 मार्क्स का है वो भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा। देखो, हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन आएगा, सिविक्स या इकोनॉमिक्स से 2 करके आ सकता है, लेकिन इस ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। इसी तरह से 4 मार्क्स वाला तो खैर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि साइंस और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है ना, एसएसटी में उतना हाई लेवल का नहीं रहता है। इनफैक्ट जो एक पैसेज टाइप में दिया हुआ रहेगा ना, आप उसी को पढ़ के आंसर्स को कट कर लोगे। तो केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कर लोगे। जैसे इंग्लिश के पैसेज को करके हम कैसे क्वेश्चन को कर लेते हैं पढ़ के, बिल्कुल वैसे आप कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला है जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो वो भी आपका एक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे। तो यहाँ से आपको मतलब एक एक नंबर के, मतलब एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो कितनी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है। एक तो भाई इतना ज़्यादा चैप्टर पढ़ो और ऊपर से क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपको इसी वजह से सजेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, समझ लिया है, कोई बात नहीं, उतना काफ़ी है। नहीं समझा है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड रहते हैं ना, उनकी तैयारी कर लेना। और दूसरा सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, उसको याद करते जाना। डेट्स याद करना उतना कंपलसरी नहीं है कि हम उतने सारे डेट्स को अभी याद करने जाओगे तो आप अभी कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो डेट्स मत करो, 1 मार्क्स वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको याद कर लो। एटलीस्ट अगर एक चैप्टर से आप 20 से 25-30 कर लेते हो तो इनफ है, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आपके कम 5 से 6 रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रह रहा है ना, तो आपको इस यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी करनी है, ठीक है। और बाकी मैप बेस्ड क्वेश्चन तो खैर हिस्ट्री का टोटल 9 क्वेश्चन ही ज़्यादा है नहीं, यहाँ से 2 कन्फर्म आएगा। तो मैप को बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे से समझ के जाना, खास करके हिस्ट्री का। और ज्योग्राफी का भी समझ लेना। दोनों की वीडियोज़ नहीं देखी होगी अभी तक आपने, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है मैप बेस्ड क्वेश्चन का, जाके देख लेना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेपरेट हमने अलग अलग बना दिया है, ठीक है। तो चलो, यहाँ से मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री के जो टॉप क्वेश्चंस है जो कि हर साल एग्जामिनेशन में आते हैं उसकी तैयारी करवा दे रहा हूँ। बाकी शाम तक बाकी जो भी हमारे और 3 सब्जेक्ट बच गए, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो उसकी भी आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करवा दूं, एमसीक्यूज़ की, ठीक है। शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन चलवाऊँ जहाँ पे आपको ओवरऑल जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं सभी चैप्टर्स के, वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ा था, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ही ऐसा कोई साल हो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन को एनी हाउ तैयारी करके जाना। और आसान भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाना तो डायरेक्ट समझ जाना है कि ये आपका गांव का जो इलाका होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है, ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस होती है वो कम हो जाती है।
अब भाई एग्रीकल्चर प्राइसेस जब कम हो गई तो भाई इसके फसलें कोई उपजाएगा नहीं, तो जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल गुड्स होती है वो भी कम हो जाती है। अब एग्रीकल्चरल गुड जब कम हो गई तो एक्सपोर्ट भी कम हो गया। ठीक है, अगला है कि पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल। जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनकी जो क्रॉप्स होती थी उसको सेल करने में और रिवेन्यू को पे करने में। तो बस इतना ही पॉइंट याद कर लोगे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्वेश्चन आएगा, हम लिख कर आ जाएंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड नन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज़। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सिटीज़ में कैसे धीरे धीरे कम हो गई। और ये भी नन कॉपरेशन मूवमेंट से शायद ही कोई ऐसा साल हुआ हो कि क्वेश्चन ना आता हो, आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कैसे मतलब और क्यों नन कॉपरेशन मूवमेंट को, मतलब ये जो नन कॉपरेशन मूवमेंट थी सिटीज़ में धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, मतलब इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो रीज़न क्या था कि जो खादी क्लॉथ्स हुआ करते थे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू जो मिल से जो क्लॉथ मतलब बनते थे उसके कंपैरिजन में। तो जो गरीब लोग हुआ करते थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादा दिन तक मिल खादी क्लॉथ्स को। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि मिल क्लॉथ को वो बहुत ज़्यादा दिन तक बाइकट नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उनको मिल क्लॉथ को फिर अपनाना ही पड़ा। मतलब विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भाई कैसे चलेगी। ठीक है, तो स्लो होना ही होना है। दूसरा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा थे भी नहीं। ठीक है, जैसे आपका कोर्ट वगैरह हो गया या फिर कोई स्कूल्स वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर जो लॉयर्स थे वो कोर्ट वगैरह में ज्वाइन करने लगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो सिटीज़ में स्लो हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। देखो ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट करती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर आपका इम्पैक्ट भी आता है या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थी, मतलब जो भी खर्च वगैरह होता था, तो इस खर्च के कारण बहुत ज़्यादा लोन्स लेने पड़ते थे और लोन्स लेने की वजह से जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया गया। तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा कि रेज्ड कस्टम ड्यूटी एंड इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। जो कस्टम ड्यूटी थी उसको बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो यहाँ पे एक साल दिया गया है कि 1913 से 1918 के बीच में, इसी समय ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इस समय मोस्ट ऑफ द थिंग्स की जो प्राइसेस थी वो डबल हो गई थी। अगला है कि ज़बरदस्ती रूरल एरिया से लोगों को भर्ती किया जाने लगा, जिससे वजह से बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा में भी आ गए थे कि उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। अगला है कि क्रॉप्स फेल्ड रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप्स का फेल्ड होना, इससे वजह से फूड में भी शॉर्टेज आ गया। और एक मतलब आंकड़ा दिया गया है कि जब 1921 का जनगणना हुआ था तो करीब देखा गया कि 12 मिलियन से 13 मिलियन जो लोग थे वो सिर्फ भूखमरी से और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स की वजह से मर गए थे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगला ये जो क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के क्या क्या फ्यूचर्स है, तो ये भी एग्जामिनेशंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेना पूना पैक्ट का फ्यूचर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिया गया है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इन्होंने एक दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया था 1930 में, जिसमें उन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, कहाँ पे डिमांड किया था, तो लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना तो उनके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड जब एक्सेप्ट कर लिए तो जो गांधी जी थे तो वो भूख हड़ताल पे आ गए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स को मिल जाता है ना तो इससे उनको लोगों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो गांधी जी को लगा कि लोगों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। तो बाद में क्या होता है कि ये बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ये दोनों मिल के एक एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे अम्बेडकर जी जो भी गांधी जी की डिमांड रखते थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम उनको नहीं देंगे, तो बी आर अम्बेडकर मान लेते हैं। लेकिन बाद में फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, यानी एक साइन होता है, उसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें ये जो पूना पैक्ट है साइन हुआ था करीब सितंबर 1932 में। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये साइन किया गया। तो इस पूना पैक्ट के तहत क्या लिखा गया था कि इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको रिजर्व सीट्स मिल जाती है प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन उनकी जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरल के अनुसार ही होगी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है, या फिर लिबरलिज्म से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है। तो लिबरलिज्म का अलग अलग वे में अलग अलग इसके डेफिनेशन होते हैं। जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब लोगों के लिए आज़ादी, मतलब सभी के लिए आज़ादी, और कानून के नज़र में सभी को एक होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट लोगों के अनुसार चले, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चलनी चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब होता है कि मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए, मतलब आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी तरह का स्टेट बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं तो किसी भी तरह कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी तरह कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट रोल डिड द सिल्क रूट प्ले इन लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट था वो किस तरह से दूर दूर के देशों को जोड़ कर रखा था, ठीक है। तो इसका क्या रोल था सिल्क रूट का, वो हमें लिखना है, या फिर इसको एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो इसके आंसर्स को देखते हैं किस तरह से सिल्क रूट दूर दूर के देशों को जोड़ के रखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिल्क रूट का डेफिनेशन लिख दिया गया है, अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो। बाकी आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने सिल्क रूट के कई सारे रास्ते खोजे हुए थे, जो कि ये रास्ते लैंड से होके या फिर सी से होके जाते थे, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका के साथ ये लिंक्ड थे। चाइनीज़ पॉटरी भी इसी रूट के थ्रू आती जाती थी। आगे है थ्रू दिस रूट द क्लॉथ्स एंड स्पीसीज ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसी सिल्क रूट के थ्रू ही क्लॉथ्स या फिर स्पीसीज इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से दूर दूर तक देशों तक जाते थे, पूरे वर्ल्ड में जाते थे। और जब वापस आते थे तो फिर अपने साथ वो कुछ कीमती मेटल्स, गोल्ड जैसे सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर मतलब वापस लेकर आते थे यूरोप से एशिया। अच्छा, सिल्क रूट के थ्रू ही कल्चरल का भी एक्सचेंज हुआ, जैसे ट्रेड के वजह से लोगों के बीच में कल्चर का एक्सचेंज हुआ था। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मुस्लिम्स लोग थे वो इसी सिल्क रूट के थ्रू एशिया तक आए थे। चाहे जो बुद्धिज़्म इमर्ज हुए थे ईस्टर्न एशिया से, बाद में वो फिर पूरे सिल्क रूट के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड में फैलते चले गए। तो क्या वैसे कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड। देखो ऊपर में हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे हमने काउज पढ़ा, यहाँ पे अफेक्ट पूछा गया है, या फिर रीज़न या फिर काउजेज, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के क्या कारण थे या फिर क्यों ग्रेट डिप्रेशन हुआ, इसके क्या अफेक्ट पड़े, ये सब सारी चीज़ें आपके यहाँ पे लिखी गई है। तो ये तो पता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी वो 1929 से 1930 के बीच में रही थी, ठीक है। इस पीरियड के दौरान पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट थी, इनकम्स थी, ट्रेड्स थी, तो ये सारे ही मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। एग्रीकल्चरल रीजन्स वेयर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रेट फॉल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेज। जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थी वो सबसे ज़्यादा इन पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, मतलब गाँवों पे ये ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। फर्स्ट ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। और इससे क्या अफेक्ट पड़े थे, ठीक है। तो जो यूएस थी वो पहले लोन्स वगैरह देती थी तो वो स्टॉप कर दी, लोन देना बंद कर दी। इसके बाद जो यूएस थी वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डबल कर दी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सेव रख सके। यूएस बैंक बंद, बहुत सारे बैंक यूएस में बंद हो गए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी डोमेस्टिक लैंडिंग वगैरह उनको बैंक दे रही थी तो वो भी बंद हो गई। इसके बाद आगे दिया गया है कि हज़ारों बैंक्स थे वो बंद हो गए, ओके। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि 1933 तक करीब 4000 बैंक आप समझ सकते हो कि बंद हो गए थे, और 1929 से 1932 तक लगभग इतना जो कंपनीज था 1,10,000 वो भी कोलैप्स्ड कर गई थी।
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन का। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हाफ्ड बिटवीन 1928 टू 1934, मतलब इसके बीच में 1928 से 1934 के बीच में जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थी इंपोर्ट्स थी वो लगभग आधी हो गई थी, और जो प्राइसेस थी वो भी कम हो गई थी 1928 से 34 के बीच में। जैसे वीट प्राइसेस जो था वो 50% कम हो गया था। इम्पैक्ट वाज मोर ऑन पीजेंट्स, मतलब किसानों पे जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा पड़ा था। अब इसको लेके यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो एग्जांपल आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे वही चीज़ दिया गया कि किसानों पे अफेक्ट किस तरह से पड़ा था, तो किसानों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जो भी सेविंग्स वो करके रखे थे तो वो भी खर्च होने लगे। इसके वजह से जो भी ज़मीन वगैरह उनकी थी वो गिरवी रखने लगे, जो भी ज्वेलरी या फिर कीमती मेटल्स उनके पास थी तो वो बेचने लगे। सो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन थी ये रूरल एरियाज़ पे इसका अफेक्ट ज़्यादा पड़ा था इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। अगला क्वेश्चन है जो कि ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑर्गेनाइज द G77। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने G77 ऑर्गेनाइज क्यों किया था। तो यहाँ पे लिखा गया कि द डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ अंडर द गाइडेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उनकी ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रही थी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF से। इस वजह से उन्होंने G77 ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने मांग करी थी NIEO की, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो इसके अनुसार क्या होता, तो ए सिस्टम वुड गिव देम कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उनके नेचुरल रिसोर्सेज में उनको कंट्रोल मिल जाता, रॉ मटेरियल्स को उनको फेयर प्राइस मिलते, बेटर एक्सेस मिलता मैन्युफैक्चर गुड्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने G77 ऑर्गेनाइज़ किया था। अगला क्वेश्चन है कि गोमास्ताज कौन थे एंड हाउ डिड दे बिकम गुड पार्टनर्स ऑफ द ब्रिटिश मैनेजमेंट सिस्टम। वो ब्रिटिश मैनेजमेंट सिस्टम के अच्छे दोस्त किस तरह से बने, ठीक है। तो जो गोमास्ताज थे ना वो पेड सर्वेंट्स हुआ करते थे जिनको अपॉइंट किया गया था सुपरवाइज के लिए, वीवर्स के सुपरवाइज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो सप्लाईज वगैरह थी उनको कलेक्ट कर सके और उनको जांच कर सके, ठीक है, क्लॉथ की क्वालिटी को जांच कर सके। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इट डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। जो ये गोमास्ताज हुआ करते थे ना तो ये एक तरह से एक डेवलप्ड सिस्टम बन चुकी थी जिससे कि मतलब किसी को कंपटीशन में वो आने ही नहीं देते थे, ठीक है। कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया। वो मतलब ये कॉस्ट पे उनका कंट्रोल हो गया था, ठीक है। साथ ही साथ वो रेगुलर सप्लाईज कर रहे थे कॉटन और सिल्क का इंडिया से। इस वजह से जो गोमास्ताज थे उसको अपॉइंट किया गया था मतलब सुपरवाइज के लिए, कलेक्ट सप्लाईज के लिए और क्लॉथ की क्वालिटी को एग्जामाइन करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए। आगे यहाँ पे दिया गया है कि दे डिड नॉट अलाउ द कंपनी वीवर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू अदर बायर्स। वो जो गोमास्ताज थे ना वो कभी भी वीवर्स को अलाउ ही नहीं करते थे कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे बायर्स को मतलब बेचे, ठीक है। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, वे क्या करते थे गोमास्ताज ऑर्डर दे देते थे, मतलब पैसा दे देते थे उनको कि आप हमारे लिए काम करो। अब ऑर्डर ले लिया तो भाई उनके लिए काम करना पड़ता ही था, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वेयर बिब्लियोथेक ब्लूक डिफरेंट फ्रॉम पेनी चैप बुक्स। ये जो बिब्लियोथेक ब्लूक है ये किस तरह से पेनी चैप बुक्स से एक अलग थी। तो जो पेनी चैप बुक्स हुआ करती थी इनको पेटी पैडलर्स कैरीड करते थे, जिनको इंग्लैंड में चैपमैन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनको फेरी वाला बोला जाता था, ठीक है ना। These books were sold for a penny so that even the poor could buy them। मतलब इस बुक्स को पेनी बेचा करते थे जिस वजह से इनको ये जो किताबें थी वो गरीब लोग भी खरीद सकते थे। आगे है बिब्लियोथेक ब्लूक वेयर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स। ये बहुत कम प्राइस की होती थी, छोटी किताबें होती थी और इनकी जो प्रिंटेड होती थी कहाँ पे होती थी, फ्रांस में। ये कहाँ था, इंग्लैंड में। बोथ वेयर लो प्राइस्ड, इन दोनों की प्राइस कम थी बुक्स की, ठीक है ना। ऑन पुअर क्वालिटी, मतलब ख़राब क्वालिटी की। बट आगे यहाँ पे दिया गया है कि बिब्लियोथेक ब्लूक वेयर बाउंड इन चीप ब्लू कलर्स कवर्स। मतलब जो बिब्लियोथेक ब्लूक थी इनके ऊपर एक ब्लू कलर की कवर्स भी हुआ करती थी,
ठीक है। तो इस तरह से ये बिब्लियोथेक बुक्स जो थी वो पेनी चैप बुक्स से अलग थी। तो ये हमने आप लोग को यहाँ पे ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़्यादा तैयारी करो। आई के वीडियोज़ में जो भी हमारे और भी सब्जेक्ट बच गए हैं तो उसकी भी क्वेश्चंस मैं आप लोग करवा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।